हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एडमिशन्स के लिए। हम लोग चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे कॉलेज में हमें एडमिशन मिल जाए, जिस वजह से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसी के अंडर आज की क्लास रहेगी किससे रिलेटेड। आज की क्लास में हम करेंगे केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के क्वेश्चंस को देखेंगे। अगेन ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, यानी कि पिछली यूनिवर्सिटीज़ में जो क्वेश्चन पेपर होते थे उनमें से पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये मैंने बीएससी एग्रीकल्चर के पेपर में से उठाए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप लोगों को पेपर ही दिखाया जा रहा है और पेपर में ही आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग हमारे केमिस्ट्री के पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, पेपर में देख रहे हैं आप, सेक्शन 2 है, जैसा कि मैंने बताया था। सेक्शन 2 आते हैं। पहले सेक्शन में आपको रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, जीके ये चीज़ें मिलती है। सेकंड सेक्शन में आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे। अगर आप नॉन मेडिकल के हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ मिलेंगे, और मेडिकल के हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मिलेंगे। तो केमिस्ट्री तो आपको करनी है ना। तो हम लोग डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन हमें बोल रहा है, व्हेन एन आइडियल गैस अंडरगोस अनरीस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन नो कूलिंग ऑकर्स बिकॉज द मॉलिक्यूल्स। जब एक आदर्श गैस अर्धगल प्रसार से होकर गुजरती है तब उसमें ठंडापन नहीं पाया जाता, क्योंकि अणुओं का। देखिए, ये क्या बोल रहा है, एक आइडियल गैस है हमारे पास जो कि एक्सपैंड कर रही है। ठीक है, और वो भी बिना रुके, यानी अनरिस्ट्रेन्ड, मतलब उसके ऊपर कोई भी बल नहीं लगाया जा रहा और वो आराम से एक्सपैंड कर पा रही है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर ऐसा एक्सपेंशन होता है तो वो ठंडी नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, वो ठंडी इसलिए नहीं होती क्योंकि उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता। एक दूसरे में बलों के बीच में आकर्षण जो होता है, आकर्षण बल जो होता है, उसका खिंचाव नहीं होता, क्योंकि वो फ्रीली एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास। द नंबर ऑफ रेडियल नोट इन 3s एंड 2p ऑर्बिटल। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, 3s और 2p कक्षाओं में त्रिज्या गांठों की संख्या क्रमश है। तो त्रिज्या गांठों की संख्या कैसे निकलती है, तो उसका फॉर्मूला होता है n-l-1। 3s की बात करते हैं तो 3s में n आपको दिख रहा है क्या है, 3। ठीक है, तो 3 लिख दिया। s के लिए l क्या होता है, s के लिए l होता है 0 और -1। तो 3 - 1 कितना आ गया, 2 आ गया, यानी 3s के लिए आ गया 2। अब हम चेक करते हैं 2p के लिए। तो 2p के लिए देखिए, n कितना दिख रहा है आपको, n दिख रहा है आपको 2। p के लिए l होता है 1 और -1, तो ये कितना आ गया, 2 - 1 -1 0, यानी कि 3s के लिए हमारे पास रेडियल नोड आ गई 2 और 2p के लिए आ गई 0। आंसर चला गया ऑप्शन 1, यानी कि 2 एंड 0 हमारा आंसर चला गया। ठीक है, बहुत ही इजीली क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, एन और एल की वैल्यू पुट करके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28। सिंपल सा क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीज इन द ऑर्डर। क्रम में बढ़ते हुए निम्नलिखित तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता है। ठीक है, यानी कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आपको देखिए बहुत ही क्लियर है, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और फॉस्फोरस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन ही होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईजिली इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, नाइट्रोजन के से ज़्यादा कौन होता है, ऑक्सीजन, और उससे ज़्यादा कौन होता है, फ्लोरीन। ठीक है, तो आपको ये तो पता लग गया कि सबसे ज़्यादा किसका है, नाइट्रोजन, यानी कि सबसे इस तरफ नाइट्रोजन आएगा, बाकी सारे इस तरफ आएंगे। तो एक ही ऑप्शन में आपको आंसर मिलेगा, ऑप्शन 3। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है, जब हम आवर्त सारणी में राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, बढ़ती है। ठीक है, और जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं एक ग्रुप के अंदर, एक समूह के अंदर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए, चारों को पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग लगाइए। देखिए, सबसे पहले आता है कार्बन, फिर आता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के नीचे ही कहीं आपको फॉस्फोरस मिलेगा और कार्बन के नीचे ही कहीं सिलिकॉन मिलेगा। तो देखिए, इस तरफ क्या है, बढ़ती है, और इस तरफ घटती है, यानी ये तो क्लियर है कि फॉस्फोरस और सिलिकॉन की कम होगी। कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी। तो नंबर 1 पे नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर फॉस्फोरस और फिर सिलिकॉन। आंसर चला जाएगा ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अमंग द फॉलोइंग, अमंग द KO2, 4 आपको आयन दिए हुए हैं। KO2 दिया हुआ है, AlO2 नेगेटिव, BaO2 और NO2 पॉजिटिव। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन। ये पूछ रहा है कि इन चारों में से किसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो निकाल के देखते हैं। देखिए, KO2 की बात करते हैं सबसे पहले। KO2 के अंदर K के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, K के पास होता है 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6, 2 ऑक्सीजन के पास 12, यानी कि KO2 के पास कुल इलेक्ट्रॉन है 13। AlO2 की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी कक्ष में, ऑक्सीजन के पास 6 और 2 ऑक्सीजन है तो 12 ये हो गए, और एक इसने -1 चार्ज लिया हुआ है तो एक इसने और गेन कर लिया, तो ये कितने आ गए, ये आ गए 16। BaO2 की बात करते हैं तो बैरियम के पास होते हैं 2 और ऑक्सीजन के पास 6 × 2 = 12, यानी कि ये हो गए
14। और NO2 पॉजिटिव की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के पास 5, ऑक्सीजन के पास 12 और एक इसने दिया हुआ है किसी को तो -1, ये भी आ गया कितना 12 और 5 17 -1 16। यानी कि आप देख पा रहे हैं KO2 के पास 13 है, AlO2 के पास 16, BaO2 14 और NO2 पॉजिटिव 16। यानी कि अनपेयर्ड किसके पास दिख रहे हैं, इसके पास दिख रहे हैं ना KO2 के पास। तो आंसर चला गया 13 वाला KO2 आंसर चला गया ऑप्शन 3। ठीक है, सिंपल अगेन, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से सोल्व होगा। अगला क्वेश्चन है द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन CO इफ, यानी कि कार्बन मोनोक्साइड में भिन्न प्रकार के किस्मों के आबंध क्रम पाए जाते हैं। यानी कि इनमें ये बताना है कि इन चारों में से किसका बॉन्ड ऑर्डर अलग है। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो, आंसर मिल जाएगा। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 और ऑक्सीजन के पास 8, 8 और 6 कितने हो गए 14 हो गए। ये मतलब CO के पास 14 इलेक्ट्रॉन है। अब जिसके पास 14 ना हो ना वो टिक कर देना। देखो N2 देख लो, नाइट्रोजन के पास 7 और 2 नाइट्रोजन के पास 14, ये तो आंसर हो नहीं सकता। कार्बन के पास 6 और नाइट्रोजन के पास कितने 7 और -1 मतलब +1, तो ये भी कितना आ गया 14, ये भी नहीं हो सकता। फिर मतलब NO पॉजिटिव चेक करते हैं तो 7 नाइट्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास 6 और एक इन्होंने दे दिया तो -1, तो कितने आ गई ये आ गया हमारे पास 12। ठीक है, कितने आ गए, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती कर दी, नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8 -1, तो कितने आ गए, ये भी 14 आ गए। यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। NO- चेक कर लेते हैं, नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8 और +1, यानी ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 16। यानी कि NO- के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सभी के पास 14 है, तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन 1। यानी कि ये अलग है, बाकी तीनों सेम है। 14 इसके पास है, 14 ही इन तीनों के पास है, तो आंसर चला गया 16 वाला NO-। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द कंपाउंड दैट इज नॉट अ लेविस एसिड, यौगिक जो लुईस अम्ल नहीं है। तो देखिए लुईस अम्ल कौन होते हैं, जो कि देखिए सीधी सी बात है, SnCl4 आपको दिख रहा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे जो टिन है ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये लोन पेयर लेगा नहीं, और लेगा नहीं तो ये लुईस एसिड होगा नहीं। आंसर चला गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फॉर द रिएक्शन, आपको रिएक्शन दी हुई है ये वाली, और बोला है एट अ गिवन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ CO2 कैन बी इंक्रीज्ड बाय, हमें इसकी अमाउंट बढ़ानी है, तो कैसे बढ़ेगी। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन। एडिंग अ सुटेबल कैटालिस्ट, अगर किसी रिएक्शन में कैटालिस्ट डालेंगे तो क्या होगा, क्या इसकी अमाउंट बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कैटालिस्ट का काम है रिएक्शन को तेज करवाना। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन अमाउंट किसी की भी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, बस जल्दी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो ये तो हो नहीं सकता। एडिंग एन इनर्ट गैस, कोई इनर्ट गैस डाल दो इसमें, भाई रिएक्शन में कहीं पर इनर्ट गैस है ही नहीं, तो इनर्ट गैस डाल के हम क्या कर लेंगे, तो इनर्ट गैस भी कुछ नहीं करेगी। डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, अरे यार ये क्या तरीका हुआ, हमें मतलब हमें अगर ये दिखाना है कि भाई मेरे पास पानी ज़्यादा है तो मैं बर्तन ही छोटा ले लूँ, ना भाई बिल्कुल नहीं, बर्तन छोटा लेने से वैल्यू थोड़ी ना बढ़ेगी, वो तो दिखने में ज़्यादा लगेगी सिर्फ, तो ये भी नहीं होगा। आंसर जाएगा इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, जितनी ज़्यादा कार्बन मोनोक्साइड होगी उतनी ज़्यादा रिएक्शन और ज़्यादा होगी और रिएक्शन प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। ठीक है, समझ रहे हो, जितना ज़्यादा रिएक्टेंट उतना ज़्यादा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए, इसका आंसर क्या चला जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा कार्बन मोनोक्साइड की मात्रा को बढ़ाकर। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द मिनिमम वैल्यू फॉर द एक्टिवेशन एनर्जी इज, एक उष्माशोषी अभिक्रिया के लिए सक्रियता ऊर्जा का अधिकतम मान होगा। तो देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन को हीट तो चाहिए ही नहीं, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, 0 होगी भाई, मिनिमम वैल्यू पूछी है ना इसने, तो 0 होती है इसके लिए। ठीक है, इसको याद करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसीडर अ रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन दी हुई है जिससे कि प्रोडक्ट बन रहा है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट G एंड H इज डबल, यानी कि इसने G और H दोनों को ही बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो रेट इंक्रीज 8 टाइम, रेट 8 गुना हो गया। जब कंसंट्रेशन ऑफ G इज डबल, अगर हम G की डबल करते हैं तो रेट कितना हो जाता है, और H को कांस्टेंट रखते हैं तो रेट डबल हो जाता है। तो ओवरऑल ऑर्डर निकालना है, क्या बोल रहा है देखिए, सिंपल सी चीज़ बोल रहा है। मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन है ये, ठीक है, यही इसने दी हुई है, इसने बोला जब मैंने G को भी डबल कर दिया और H को भी डबल कर दिया तो जो रिजल्ट बना ना वो 8 गुना बना, और जब मैंने सिर्फ G को डबल किया, H को कुछ भी नहीं किया, तो रिजल्ट 2 गुना बना। अब बताओ टोटल ऑर्डर क्या होएगा, बहुत ही सिंपल है। देखो रेट क्या होता है, रेट निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा हम। देखो बहुत ही सिंपल है, देखो रेट कैसे निकालते हैं, यहाँ पर K बराबर होता है हमेशा, हमेशा कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, तो हमने G की कंसंट्रेशन ले ली और उसकी पावर क्या हो गई, A आ गई, और साथ में क्या आ गया, H की कंसंट्रेशन आ गई और उसकी पावर क्या आ गई, B आ गई। ठीक है, अब हमने किया क्या, बाद में हमने सिंपल G की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो ये पावर A चली जाएगी, और हमने H की कंसंट्रेशन को भी डबल कर दिया। सही बात है बिल्कुल। क्या मैं इसी को ऐसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर A G की पावर A
2 की पावर b और h की पावर b, क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ g की पावर a, h की पावर b, 2 की पावर a प्लस b, ये लिख सकती हूँ। हमें पता है पहले से कि 2 की पावर a प्लस बी किसके बराबर है, 8 के बराबर है, क्योंकि जब हमने a और b की वैल्यू को डबल किया था तो वो 8 आ रहा था, यानी कि 2 की पावर a प्लस बी 8 आ गया। तो चलिए ये लिख देते हैं 2 की पावर a प्लस b बराबर 8 आ गया। क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ 8 को 2 की पावर 3, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि 2 की पावर a प्लस बी कितना आ गया, 2 की पावर 3 के बराबर, यानी कि a प्लस बी आ गया 3, और a प्लस बी तो क्या है, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, आंसर आ गया आपके पास 3। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगेन दोबारा से सुन लो, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंपल वैल्यू पुट की है। मैंने क्या किया कि 2g की पावर a कर दिया और 2h की पावर b कर दिया, ठीक है, और फिर सोल्व कर दिया। इसको इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये मैंने समझाने के लिए किया। अब मैंने सिंपल क्या किया, हमने क्या किया था, a और b कंसंट्रेशन ली थी और इसको डबल कर दिया, तो ये आ गया बराबर 8 और सोल्व कर दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 35। 0.04 मोलर Na2SO4 इज आइसोटोनिक विद 0.01 मोलर ग्लूकोज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। ठीक है, यानी कि देखो इसने ये बोला है कि सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, यानी कि दोनों की ऑस्मोटिक जो प्रेशर है ना वो सेम होगा। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ कि दोनों का पाई जो है वो सेम है, पाई 1 बराबर पाई 2 है। यानी पाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मोलैरिटी इंटू आर इंटू टी इंटू I1 बराबर क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू आर इंटू टी इंटू I2। इसको M2 लिख लो, इसको M1 लिख लूँ, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग है। RT से RT कट गया, बचा क्या, M1 I1 M2 I2। M1 कितना दिया हुआ है, 0.004 मोलर दिया हुआ है। I1 हमें पता नहीं है। M2 कितना दिया हुआ है, 0.01 मोलर दिया हुआ है। और I2 कितना होगा, देखो ग्लूकोज के लिए I2 क्या होता है, 1 होता है, 1 आ गया। यहाँ से I1 निकाल दो, आ गया आपके पास 2.5 आ गया आपका I1 क्या आ गया, 2.5। अब क्या करेंगे हम, अब हम I की वैल्यू से आंसर निकालेंगे। I बराबर क्या होता है, 1 प्लस n-1 अल्फा होता है। कोई दिक्कत किसी को, ये फॉर्मूला है हमारे पास। I कितना दिया हुआ है हमें, अभी तो निकाला है हमने 2.5, 1 की जगह 1 लिख दो, n की जगह क्या लिखेंगे, अगर Na2SO4 को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, 2 Na पॉजिटिव बनेंगे और 1 SO4 नेगेटिव बनेगा। यानी कितने हिस्सों में टूटा, 3 में टूटा ना, 2 Na और 1 SO4, तो 3 - 1 अल्फा ही तो निकालना है। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो अल्फा आएगा 0.75, और इन्होंने क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज में पूछी है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी हो गई, 75% हो गई। आंसर आ गया ऑप्शन ए 75%। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा। लास्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैनॉट बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। इनमें से किसकी हीटिंग से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, यानी NO2 नहीं बनेगी। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 1 KNO3, क्योंकि KNO3 को जब हीट करेंगे तो हमें N2 गैस मिलेगी, जबकि PbNO3 ट्वाइस, CuNO3 ट्वाइस या AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इनमें से किसी को भी हीट करोगे तो हमें NO2 मिलती है। तो आंसर चला गया ऑप्शन ए। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। ज़्यादा क्वेश्चंस मैं इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि फिर स्ट्रेस हो जाता है, समझ में नहीं आता। जो बच्चे नए हैं, जिनका काफ़ी दिनों से लिंक टूटा हुआ है, उन सबको दिक्कत होती है, तो इसलिए हम कम क्वेश्चन ही देखते हैं। आई होप आपको क्लास यूजफुल लगी होगी। अगर क्लास आपको यूजफुल लगी हो तो आपको क्या करना है, आपको जाते जाते वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में इसे शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिले। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट पे लिख सकते हो, नहीं तो आप जा सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की आईडी है टारगेट गुरुकुल के नाम से, और उसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं इन क्वेश्चन पेपर के PDF के लिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।